जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स में कैरेक्टर्स और कर्स्ड स्पिरिट्स को रैंक करना बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनाता है क्योंकि वहां ऑलरेडी उनको उनके ग्रेड्स दिए गए हैं। लेकिन जुजुत्सु काइसेन की खास बात यह है कि यहाँ हर एक कैरेक्टर का पावर दूसरे कैरेक्टर से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है, स्पेशली अगर हम यहाँ उनके कर्स टेक्निक की बात करें। इसीलिए आज की वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन में दिखने वाले कुछ कैरेक्टर्स के पूरे पावर्स को अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ मैं कुछ कैरेक्टर्स क्यों बोल रहा, सारे कैरेक्टर्स क्यों नहीं बोल रहा? वेल, इस यूनिवर्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स है और अगर सबको एक वीडियो में डाला ना तो वीडियो 2-3 घंटे लंबी होगी। इसीलिए आज की वीडियो में हम सिर्फ उन स्टूडेंट्स के बारे में जानेंगे जो कि जुजुत्सु हाई में पढ़ते हैं, स्पेशली क्योटो वाले स्कूल में। अगर वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो आगे हम टोक्यो जुजुत्सु हाई के बारे में जानेंगे, देन सॉर्सरर्स के बारे में जानेंगे, देन कर्स स्पिरिट्स के बारे में जानेंगे, उनकी लड़ाई के बारे में जानेंगे। मतलब बहुत वीडियो आएगी तो रिस्पॉन्स अच्छा देना है। अब ध्यान रहे, यहाँ मैं आपको मांगा से थोड़े से इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो हाँ, यहाँ थोड़े बहुत स्पॉयलर्स यहाँ वहाँ होंगे, ध्यान रखना अपना। सो राइट ऑफ द बैट मैं आपको बता दूं कि जुजुत्सु यूनिवर्स में प्राइमरली हमें 2 स्कूल के बारे में बताया गया है। पहला है टोक्यो जुजुत्सु हाई एंड देन इसका सिस्टर स्कूल क्योटो जुजुत्सु हाई। इन स्कूल्स को जुजुत्सु कम्युनिटी का पिलर माना जाता है और अगर आप समझ रहे हैं कि इन स्कूल्स में 1500 बच्चे होंगे तो ऐसा नहीं है। क्योटो हाई में फिलहाल सिर्फ 7 बच्चे हैं और उन्हीं 7 के बारे में हम इस वीडियो में जान रहे हैं। तो पहला स्टूडेंट है अराटा नीटा। अराटा क्योटो जुजुत्सु हाई का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है और उसका जो कर्स टेक्निक है वो अटैक या डिफेंस के लिए नहीं बल्कि काइंड ऑफ हीलिंग के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है। जी हाँ, अराटा अपने पेन किलर टेक्निक का इस्तेमाल करके किसी के ब्लड लॉस को रोक सकता है, इनफैक्ट उसके पेन तक को कम कर सकता है। बेसिकली कहा जाए तो वो इंजरी को बढ़ने से रोक सकता है, ऑल्दो वो इंजरी को हील नहीं कर सकता। अब क्योंकि अराटा कॉम्बैट वगैरह में उतना अच्छा नहीं है, साथ ही उसकी टेक्निक भी आप देख ही सकते हैं कि उतना अटैक या डिफेंस जैसा नहीं है, तो लोग उसे वीकेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर मानते हैं। मतलब सॉर्सरर तो हुआ नहीं अभी स्टूडेंट है ना, हाँ, तो स्टूडेंट मानते हैं। ऑल्दो मेरा पर्सनली मानना है कि अराटा एक अच्छा एसेट हो सकता है बैटल के दौरान, क्योंकि भैया वो मेडिक है। पबजी खेलते थे तो पता है ना, मेडिक किट उठाना बहुत ज्यादा जरूरी होता था, तो मेडिक का जो रोल है उसे कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। मूविंग ऑन, अगली स्टूडेंट है माई जेनिन। नाउ एज द नेम सजेस्ट, माई जेनिन फैमिली से बिलोंग करती है और इसकी ही ट्विन सिस्टर है माकी जेनिन, जिसे हमने एनिमे में देख रखा है। वैसे एनिमे में माई को भी देखा है लेकिन माकी ज्यादा याद होगी आपको। माई सेकंड ईयर स्टूडेंट है क्योटो जुजुत्सु हाई की और उसका इनेट टेक्निक है कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन की मदद से अपने कर्स्ड एनर्जी का इस्तेमाल करके माई कुछ भी बना सकती है। अब कहने के लिए तो ये कुछ भी है, लेकिन माई कुछ छोटे से चीज से ज्यादा एक दिन में बना नहीं पाती, उसमें उसका बहुत ज्यादा एनर्जी यूज हो जाता है। इसे काइंड ऑफ क्वांटिफाई भी किया गया है कि एक दिन में वो बस एक बुलेट यानी कि गोली बना पाती है। अब आप पूछेंगे बुलेट क्यों बनाती है भैया? ऐसा इसलिए क्योंकि माई का जो प्राइमरी वेपन है वो एक रिवॉल्वर है जिसमें 6 गोलियां अटती है। तो 6 गोली लोग काउंट करते हैं, लेकिन उसके पास एक 7वां भी होता है जो वो अपने टेक्निक से बनाई होती है। मोरओवर वो जो रिवॉल्वर यूज कर रही होती है उसमें भी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल होता रहता है, तो कह सकते हैं हम ज्यादा एक्यूरेट होगा वो रिवॉल्वर एंड वगैरह वगैरह। अब माई भी काफी वीक स्टूडेंट्स में से आती है, लेकिन यहाँ माई और माकी से जुड़ा एक पास्ट है, साथ ही उनका एक सीक्रेट भी है। तो बेसिकली ये दोनों जेनिन फैमिलीज हैं जो कि जुजुत्सु वर्ल्ड में काफी फेमस है, मतलब टॉप 3 फैमिली है ये। और ऑब्वियसली जब भी ऐसा कुछ होता है तो वहां पे थोड़ी ओल्ड मानसिकता ये सब तो होगी ही। वेल, इसी का शिकार है अपनी माई और माकी दोनों, क्योंकि ये दोनों लड़कियां हैं तो ऑब्वियसली इनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। इसके अलावा माकी कर्सेस को देख नहीं सकती, तो उसका ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और काइंड ऑफ इंसल्ट है जेनिन फैमिली के लिए। वहीं माई कर्सेस वगैरह को तो देख सकती है, बट देन वो उतनी स्ट्रांग नहीं है फिजिकली, तो अगेन ये भी एक शेम वाली बात है जेनिन फैमिली के लिए। अब क्योंकि माकी स्ट्रांग है, साथ ही वो मेंटली भी काफी अपने आप को सॉर्सरर बनते देखना चाहती है, तो ऐसे में वो अपने फैमिली को रिबेल करके खुद से सॉर्सरर बनने आ गई है। अब उसके इस रिबेलियन के कारण माई को भी सॉर्सरर बनने पे धकेल दिया गया उसके फैमिली के द्वारा कि नहीं, तुमको बनना होगा और माकी से अच्छा होना होगा। माई की बात की जाए तो माई को सॉर्सरर बनना ही नहीं था, उसे घर के काम करने में, नॉर्मल लाइफ जीने में, ये सब में ज्यादा मजा आता है। लेकिन पीयर प्रेशर होता है ना, यहाँ फैमिली प्रेशर है, उसी चक्कर में उसे भी सॉर्सरर बनना पड़ा। यही वजह है कि माई को आप देखे होंगे कि वो हमेशा चिढ़ी सी रहती है और वो माकी से स्पेशली बहुत ज्यादा चिढ़ती है। अब आप मेरे पुराने बात को याद करें तो मैंने कहा कि माकी बहुत ही ज्यादा फिजिकली अच्छी है लेकिन उसके पास कर्स्ड एनर्जी की कमी है, वहीं माई के पास कर्स्ड एनर्जी काफी है लेकिन वो फिजिकली उतनी अच्छी नहीं है। और ये सब हो रहा है हेवनली रिस्ट्रिक्शन के कारण। अब हेवनली रिस्ट्रिक्शन क्या है वो मैं इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। लेकिन उससे पहले यहाँ मैं आपको एक छोटा सा सीक्रेट बताता हूँ, और वो ये कि माई और माकी क्योंकि ट्विंस है तो वो दोनों
एक ही कर्स्ड पूल से कर्स्ड एनर्जी को शेयर करती हैं। जी हाँ, यानी कि अगर इन बहनों में से कोई एक मारा जाए तो जो एक बचेगी उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ भी अच्छा होगा और एक बड़ा सा कर्स्ड एनर्जी का पिटारा भी होगा। तो समझ सकते हो, एक के मरने से दूसरा स्ट्रांग हो जाएगा। इनफैक्ट मांगा में इन दोनों में से एक मरी भी जिससे दूसरी बहुत स्ट्रांग हो गई। अब वो मैं बताऊंगा नहीं कौन मरी, वरना बहुत मेजर स्पॉइलर हो जाएगा। किसी और वीडियो में बताऊंगा अच्छे से प्लॉट समझाते हुए कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। खैर, हम इन दोनों बहनों के पचड़े से आगे निकलते हैं। तो हमारी अगली स्टूडेंट है कासुमी मीवा। कासुमी भी क्योतो जुजुत्सु हाई की एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट है और उसका कोई ऐसा इनेट टेक्निक नहीं है, लेकिन वो कर्सेस को देख सकती है और अपने बैरियर टेक्निक का इस्तेमाल कर सकती है, विच इज सिंपल डोमेन। अब कासुमी एक बहुत ही बढ़िया स्वॉर्ड्समैन है और उसका अपने कर्स्ड एनर्जी पे इतना कंट्रोल है कि वो कर्स स्पीच तक को कुछ हद तक ब्लॉक कर सकती है। इनफैक्ट काफी ब्लॉक कर सकती है। अपने न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन का यूज करके कासुमी खुद के अराउंड एक 2.21 मीटर के रेडियस का सर्कल बना सकती है और जो भी उस सर्कल के अंदर आएगा उसे कासुमी के तलवार का सामना करना पड़ेगा। वो बैटो स्वॉर्ड ड्रॉइंग टेक्निक का भी इस्तेमाल करती है, जो कि स्वॉर्ड को ड्रॉ करने का यानी कि मयान से तलवार निकालने का सबसे फास्टेस्ट टेक्निक है। बेसिकली देखा जाए तो कासुमी अपने कर्स एनर्जी को अपने स्वॉर्ड्समैनशिप का जो उसका स्किल है इसके साथ कंबाइन करके अटैक या डिफेंस करती है। अब कासुमी के लाइफ की बात की जाए तो वो एक बहुत ही गरीब फैमिली से आती है जहां उसके दो छोटे भाई भी थे। कासुमी का एम अपने लाइफ में अच्छे पैसे कमाना है, क्योंकि ऑब्वियसली वो हमेशा गरीबी देखी है। एंड उसके बाल का कलर थोड़ा अजीब सा है, आई थिंक ग्रीनिश, आई एम नॉट वेरी श्योर, मांगा में मेरे को दिखा नहीं था ठीक से। यही वजह की कासुमी की माँ उसके बाल को हमेशा ब्लैक डाई करके रख देती थी, बट स्टिल जो एक्चुअल कलर है वो तो आ ही जाएगा। अपने जूनियर हाई स्कूल में ही कासुमी को एक मेंटर मिला था जिसकी मदद से ही वो जुजुत्सु ज्वाइन की एंड देन फिलहाल अभी स्टूडेंट है, आगे चल के सॉर्सरर बनेगी। नाउ हमारे पास सेकंड ईयर से सिर्फ एक ही स्टूडेंट बचा है क्योतो जुजुत्सु हाई में, जिसका नाम है कोकीची मूता। कोकीची को अल्टीमेट मेगामारू नाम से भी जाना जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि वो खुद की जगह एक पपेट को और वी कैन से एक रोबोट को यूज करता है जिसे वो कहीं दूर से मैनिपुलेट कर रहा होता है। दरअसल बात यह है कि कोकीची के ऊपर है हेवनली रिस्ट्रिक्शन। मैंने हेवनली रिस्ट्रिक्शन माकी के केस में भी कहा था, तो चलो यहाँ मैं बता ही देता हूँ कि एक्चुअली में ये होता क्या है। तो हेवनली रिस्ट्रिक्शन एक तरह का बाइंडिंग है जो कि सॉर्सरर के ऊपर होता है और इसके मुताबिक होगा ये कि आप किसी एक चीज में बहुत अच्छे होंगे, वहीं दूसरे चीज में उतने अच्छे नहीं होंगे। उतने अच्छे क्या, एकदम खराब होंगे। अब ये सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसलिए मैं कोकीची का एग्जांपल लेके आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो कोकीची का जो शरीर है, उसकी जो हड्डियां हैं वो ग्लास इतनी कमजोर है, मतलब एक शीशे जैसी टूट सकती है। साथ ही उसका जो स्किन है वो पेपर जितना थिन है, उसका एक हाथ भी नहीं है और वो बेयरली सरवाइव कर रहा है। तो आप देख सकते हैं वो फिजिकली कितना ज्यादा वीक है, लेकिन इसके एवज में उसको मिला है क्या, वेल बहुत ही ज्यादा कर्स्ड एनर्जी। जी हाँ, अ बिग पूल ऑफ कर्स्ड एनर्जी। खुद के कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करके वो अपने रोबोट या पपेट जो भी आप बोलेंगे मेकामारू को कंट्रोल करता है और मेकामारू इसके बदले क्लास अटेंड करता है, मतलब गुडविल इवेंट में पार्टिसिपेट करता है, लड़ाई वगैरह करता है इत्यादि। अब उसका कर्स टेक्निक ऑब्वियसली पपेट मैनिपुलेशन है, जिसकी मदद से ही वो बहुत दूर बैठे भी मेकामारू को आराम से कंट्रोल करता है, मतलब खुद को रिप्रेजेंट करता है काइंड ऑफ। नाउ आई होप कि आप लोग हेवनली रिस्ट्रिक्शन अच्छे से समझ गए होंगे। आप ये भी समझ पाए होंगे कि क्यों माकी के पास बहुत ज्यादा कर्स्ड एनर्जी नहीं था जबकि वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग थी। वहीं माई के केस में जस्ट इसका उल्टा था। एनीवेज, यहाँ मैं आपको कोकीची की थोड़ी सी और कहानी बता देता हूँ। तो बेसिकली कोकीची अपने शरीर को किसी भी हालत में ठीक करना चाहता था और इसके लिए वो हाथ मिला लिया महितो से। जी हाँ, वही अपना विलन महितो। तो बेसिकली कोकीची का महितो के साथ एक बाइंडिंग वो हुआ जिसके तहत कोकीची महितो को गुडविल इवेंट से जुड़े कुछ इन्फॉर्मेशन देगा और बदले में मोहितो उसके शरीर को हील कर देगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोकीची के पास बहुत सारा कर्स एनर्जी है जिसको वो सालों से स्टोर करते आ रहा है। तो उसका प्लान था कि जैसे ही मैं हील हो जाऊंगा, मतलब अपना बॉडी वापस मिल जाएगा, तो मैं एक साथ ही पूरा अपना कर्स्ड एनर्जी इस्तेमाल करके महितो को मार गिराऊंगा। तो इससे किसी का कोई नुकसान होगा नहीं और मुझे अपना शरीर भी वापस मिल जाएगा। अब कोकीची अपने प्लान को अंजाम भी दिया, बस यहाँ दिक्कत ये हो गई कि वो महितो को मार नहीं पाया। अब क्योंकि वो महितो को मार नहीं पाया और उसका कर्स्ड एनर्जी भी बहुत हद तक यूज हो गया है, तो होगा क्या, वेल वो खुद मारा गया। अब यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि कोकीची कोई बुरा इंसान नहीं था। इनफैक्ट अपने बाइंडिंग वाउ में वो एक क्लॉज भी डाले हुए था कि क्योतो जुजुत्सु हाई से जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचाया जाएगा। जस्ट दैट हम कह सकते हैं कि कोकीची अपना हेल्दी शरीर को पाने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट था। मतलब अपने लाइफ को वो बहुत ही वर्थलेस मानता था क्योंकि उसके पास एक अच्छा शरीर नहीं था और इसी डेस्परेशन में वो गलत कदम ले लिया। तो समझ रहे हो ना, किसी भी चीज के लिए बहुत डेस्परेट मत हो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। खैर, आगे हमारे लिस्ट में क्योतो जुजुत्सु हाई के थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं और इसमें सबसे पहला है और मेरा सबसे फेवरेट टोडो। टोडो जुजुत्सु हाई का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट्स में से
एक है और उसके फिजिकल बिल्ड को ही आप देख के समझ पाएंगे कि बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। टोडो एक ग्रेड 1 का जुजुत्सु सॉर्सरर है जो कि बिना कर्स्ड एनर्जी का इस्तेमाल किए भी कईयों पे भारी पड़ जाता है। तो सोचो जब वो कर्स्ड एनर्जी का इस्तेमाल करता है तो कितना ओपी हो जाता होगा। अब टोडो को देखकर एक जनरल परसेप्शन ये बनता है कि ये ताकतवर बहुत है लेकिन थोड़ा डम्ब सा इंसान होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि टोडो का इंटेलिजेंस भी उसके शरीर की तरह ही बहुत ज्यादा है। गेटो के नाइट लाइन अटैक के दौरान टोडो 5 ग्रेड 1 कर्सेस को बिना अपना कर्स टेक्निक यूज किए हरा दिया था। जी हाँ, और यहाँ वो एक स्पेशल ग्रेड को भी हराया था, लेकिन स्पेशल ग्रेड को हराने में उसको कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ा। अब जब वो ये फीट अचीव किया था जुजुत्सु कम्युनिटी में एकदम बवाल मच गया था कि कोई तो बंदा है जो 6 स्पिरिट्स को बिना कर्स टेक्निक यूज किए हरा दिया। मतलब थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लोग बोल रहे थे, 5 में नहीं किया था, 1 में किया था थोड़ा सा अपना कर्स एनर्जी, नॉट थोड़ा सा काफी यूज किया था। टोडो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में माहिर है, देन उसके बाद सुपर स्पीड है, सुपर स्ट्रेंथ है एंड सुपर इंटेलेक्ट है। मतलब और क्या चाहिए किसी इंसान में। उसके पास ढेर सारा कर्स्ड एनर्जी है और वो ब्लैक फ्लैश का भी इस्तेमाल कर पाता है। तो ब्लैक फ्लैश बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसमें फिजिकल हिट के ठीक 0.00001 सेकेंड्स में आपको अपना कर्स टेक्निक या कर्स जो एनर्जी वो अनलीश करना होता है एंड देन उससे एक ब्लास्ट क्रिएट होता है जो कि काफी पावरफुल होता है। उसका कलर ब्लैक होता है जो कि फ्लैश की तरह दिखता है, इसलिए उसका नाम ब्लैक फ्लैश है। बेसिकली सम अप किया जाए तो एक बहुत ही पावरफुल अटैक है और इसको कर पाना काफी मुश्किल है, लेकिन अपना टोडो कर पाता है। वैसे यूजी भी कर पाता है, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। अब टोडो का इनेट टेक्निक है बूगी वूगी। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि टोडो किसी जाने माने फैमिली से बिलोंग नहीं करता। तो इस टेक्निक में टोडो जब क्लैप करता है तो इस क्लैप के बाद वो किसी से भी अपने आप को स्विच कर सकता है जो उसके रेंज में है। शर्त यहाँ बस ये है कि जिससे वो स्विच करेगा उसके अंदर भी कर्स्ड एनर्जी होनी चाहिए। हमने टोडो को इसका इस्तेमाल स्पेशल ग्रेड हानामी के खिलाफ करते देखा, जहां वो यूजी से पोजीशन स्विच कर रहा था एंड आपको याद ही होगा एनीमे में वो सीन जहां हानामी को ये दोनों मिलकर कितना पेले थे ताली बजा बजा कर। अब क्लैप करने के लिए जरूरी नहीं कि टोडो को अपने ही दोनों हाथ की जरूरत हो, मतलब एक उसका हाथ हो सकता है, किसी और का हाथ हो सकता है, क्लैप कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप एक हाथ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑल्दो आप करते नहीं हैं, 88% लोग नहीं करते हो तो कर दो, वरना मेरे अंदर भी बहुत सारा कर्स एनर्जी है, मेरा शक्ल देख के पता चल रहा होगा, अनलीश कर दूंगा, आपके फोन से निकलेगा, आपको खा जाएगा। तो इससे अच्छा सब्सक्राइब कर दो, बच जाओगे। एनीवेज जोक्स अपार्ट, इसके अलावा टोडो के पास अपना एक सिंपल डोमेन भी है जिससे वो एक सेट एरिया में किसी भी तरह के कर्स टेक्निक को रोक सकता है, मतलब डिफेंड कर सकता है बेसिकली उससे। अब यहाँ टोडो का एक बाइंडिंग वाव भी है विच इज रिवीलिंग वन हैंड। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जब भी टोडो किसी को अपना कर्स टेक्निक बता देता है तो उसके बाद उसका टेक्निक जो है वो और स्ट्रांग हो जाएगा और सामने वाला और कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया यहाँ चल क्या रहा है। अब मांगा है मैंने पढ़ रखा है कि टोडो आगे चल के महितो से लड़ता है और इस लड़ाई का अंजाम काफी बुरा सा है। मैं आपको बताऊंगा नहीं, मेजर स्पॉइलर हो जाएगा, ऐसा प्रॉमिस किया था, मेजर स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। कभी आगे की वीडियो में जब हम लोग स्पेसिफिक आर्क्स को डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगा। एनीवेज ऑल वी कैन से इज टोडो एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। सो नेक्स्ट अप इन आवर थर्ड ईयर्स लिस्ट इज नोरितोशी कामो। अब जैसा कि नाम है, नोरितोशी कामो फैमिली से बिलोंग करता है जिनका अपना इनेट टेक्निक है ब्लड मैनिपुलेशन, यानी कि नोरितोशी का भी टेक्निक वही होगा। अब ब्लड मैनिपुलेशन से नोरितोशी कुछ भी कर सकता है, मतलब स्काई इज द लिमिट। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान के चलो वो अपने ब्लड का यूज करके किसी एरो पे लगा देता है तो वो उस एरो को कैसे भी कंट्रोल कर सकता है, मतलब वो सीधा ही नहीं जाएगा, फिजिक्स का लॉज नहीं फॉलो करेगा, इधर मुड़ जाएगा, उधर मुड़ जाएगा, किसी के पीछे लग जाएगा, मतलब कुछ भी कर सकता है। तो आप देख सकते हो कि ब्लड का इस्तेमाल करके वो क्या क्या कर सकता है। तो पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। वैसे एनीमे में 5-6 टेक्निक्स दिखाया गया है जिसका वो ज्यादातर यूज करता है, उन सब पे डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हाँ यहाँ मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि उसका फेवरेट वेपन है बो एंड एरो। एनीमे आपने देखा भी होगा, इसका इस्तेमाल वो काफी ज्यादा करता है। तो इसी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक के कारण, जो कि बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, हम बोल सकते हैं कि नोरितोशी एक सेमी ग्रेड 1 सॉर्सरर बन जाएगा। मतलब अभी ही सेमी ग्रेड 1 सॉर्सरर बस नहीं है, स्टूडेंट है, जब बनेगा तो बन जाएगा। नाउ अपने लिस्ट में लास्ट पर्सन है मोमो निशिमिया। टोडो और नोरितोशी के मुकाबले मोमो थोड़ी सी वीक है, लेकिन उसकी जो एबिलिटीज है वो स्काउटिंग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। मोमो सेमी ग्रेड 2 सॉर्सरर है और उसका जो इनेट टेक्निक है वो है टूल मैनिपुलेशन। हम देख पाते हैं कि मोमो कैसे एक झाड़ू को मैनिपुलेट करके एक विच की तरह हमेशा उड़ती रहती है, और क्योंकि वो हवा में ऊपर होती है इसी वजह से मैं कहा कि उसका स्काउटिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि हवा में ऑब्वियसली आप हाई ग्राउंड पे रहोगे तो आप दूर से ही थ्रेट्स को देख पाओगे, समझ पाओगे कौन आ रहा है, तो इन्फो बहुत ही
ही अच्छा गैदर करती है वो। इसके अलावा वो अपने झाड़ू से बहुत ही पावरफुल अटैक्स भी कर सकती है। स्पेशली उसका एक अटैक है पावरफुल गस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग कर्स्ड विंड एनर्जी। अपनी मोमो जो है ना वो थोड़ी सी फेमिनिस्ट है, मतलब मर्दों को गाली देती रहती है कि कैसे वो लड़कियों से सिर्फ सुंदर दिखना एक्सपेक्ट करते हैं, मर्द ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, लेकिन लड़कियां ज्यादा कुछ कर देती है, याडा याडा। समझ सकते हो बेसिक जो अपनी बात है। वैसे बात गलत नहीं है क्योंकि ज़ेनिन फैमिली में हम देखते हैं कैसे लड़कियों को कम देखा जाता है। मोमो को हम अपने स्काउटिंग का इस्तेमाल जुत्सु काइसेन 0 मूवी में करते भी देख पाए थे, एंड ऑब्वियसली एनिमे में जो गुडविल इवेंट हुआ था उसमें भी वो स्काउटिंग बहुत अच्छे से कर रही थी। सो या उसका जो कर्स टेक्निक है भले ही उतना पावरफुल नहीं है लेकिन काम का बहुत ज्यादा है। मतलब किसी भी लड़ाई में अगर आपको इन्फो मिल जाती है तो वो बहुत बड़ी बात है। देखते हो वैलोरेंट का चैंपियनशिप सब इन्फो मिल गया कि बंदा उधर है तो मारना आसान हो जाता है, तो यही उसकी टेक्निक है। तो इसी के साथ हमने क्योतो जुजुत्सु हाई के सभी स्टूडेंट्स को कवर कर लिया है और अपनी अगली वीडियो में हम टोक्यो जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट्स को कवर करेंगे और वहां पे ऑलमोस्ट 9 स्टूडेंट्स है, 9 स्टूडेंट्स, तो इससे बड़ी वीडियो होगी। एंड वहां पे ऑब्वियसली अपना यूटा है, यूजी है, तो बहुत ही अमेजिंग है। पांडा, टोगे, मजा आएगा उस वीडियो में। लेकिन वो वीडियो आएगी कब? वेल, जब आप लोग इस वीडियो पे मिनिमम 2K लाइक्स मुझे दे देंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग जुजुत्सु काइसेन में इंटरेस्टेड हो, तो उसमें बहुत वीडियोस फिर आएगी, एकदम बौछार हो जाएगा डीमन स्लेयर जैसा। तो जल्दी से लाइक्स को कंप्लीट कर दो और इसके लिए भले अपने 10 दोस्तों से वीडियो को शेयर करना पड़े, शेयर जरूर कर दो। सारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कर ले क्योंकि यहाँ एनिमे से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। I'll see you guys in the next one. Peace out.